been like more than a decade. What's stopping you at K Electric? एक तो सोशल रोल है यहाँ पर। आप कुछ जो कर रहे हैं वो उसका एक बेनिफिट डायरेक्टली जो है वो लोगों के ऊपर जा रहा है। 2008-9 में आप देखें तो तकरीबन 6% जो है ना वो कराची लोड शेड फ्री था। अब जो है वो तकरीबन 70% जो है वो कराची लोड शेड फ्री है। गर्मियाँ आती हैं या सर्दियों की लोड शेडिंग आती है तो के इलेक्ट्रिक या जनरली पाकिस्तान में बिजली का जो है वो एक डिस्कशन शुरू हो जाता है, महंगी है, सस्ती है। सो व्हाट रियली इज द प्रॉब्लम? कराची एक डिफरेंट शहर है। इट इज नॉट लाइक एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो, जब लोकल इश्यूज हो, तो लोगों का टॉलरेंस लेवल भी एक डिफरेंट होता है। और उस जगह पे फिर आपको पता है कि कुंडा इन्फेस्टेड एरियाज भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी इज अ कमोडिटी, वी कैन नॉट गिव इट फॉर फ्री। वो जो छोटे छोटे हमारे देसी हैक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अगर एक आम बंदा उसको देखता है और फिर आखिर में उसको यही होता है कि यार मतलब ये सारा बोझ जो है वो मेरे ऊपर आ रहा है। ये एक मिथ है कि यार चोरी हो रही है तो उसकी वजह से जो है ना दूसरों का बिल दूसरों के ऊपर डाला जाता है। सो ये नहीं होता कि जी सबका लॉस एक्यूमुलेट किया और उसके जो यूनिट्स बचे और तो वो सब पे एलोकेट हो गया, ऐसी कोई बात नहीं होती। और जैसे न्यूज मेरे सामने से गुजरी मल्टी ईयर टैरिफ की, अगेन कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा कि काफी जो है वो गेम चेंजिंग टाइप की ये चीज जो है वो हो सकती है। एज अ नेम सेज, मल्टी ईयर टैरिफ का मतलब ये है कि ये आमिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आप तो बड़े गर्म इलाके में मेरे ख्याल से बैठे हैं। मैं लकीली आई एम इन लंदन, तो मौसम थोड़ा सा इधर जो है एज यू वर टॉकिंग पहले। बट मुझे थोड़ा सा एक तो थोड़ा सा अपना रोल अगर आप के इलेक्ट्रिक का बता सकें। कब से आप उधर हैं, कब आपने ज्वाइन किया, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर रोल राइट नाउ? Thank you, Tala, for inviting me on this podcast. My name is Amir Ghazani. I'm Chief Financial Officer at K Electric. और ये जर्नी बहुत लंबी है, और लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला। तकरीबन 18 साल हो गए हैं के इलेक्ट्रिक में। आई जॉइंड इन 2008, अर्ली 2008, and since then I'm part of K Electric. I have been into various roles, finance में, marketing, regulatory side, and I became CFO in 2018, and since then I'm on this role. और बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन 2005 में हुई, उसके बाद से जो है वो आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि बहुत इश्यूज रहे, अप्स एंड डाउन्स, जो है स्ट्राइक्स भी हुई, प्रोटेस्ट भी हुए, और हमने काफ़ी कुछ देखा है। बट द जर्नी हैज़ बीन वेरी लर्निंग, और बहुत ही वो कहते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता, क्योंकि जब आपको मज़ा आ रहा होता है तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है, यू एंजॉय वर्किंग एंड यू लर्निंग देयर। सो वो और लोग माशाल्लाह से, जो हमारी एक टीम है, एक जो हमारा बॉन्ड है, जो हमारा लोग साथ हम मिलके काम करते हैं, तो एक एक इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली नाउ। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई रियली एंजॉयिंग वर्किंग हियर। बट व्हाट स्टॉप्ड यू अभी तक? लाइक इट्स बीन लाइक मोर देन अ डेकेड मेरे ख्याल से। So what's stopping you at K Electric? यार देखें, एक तो सोशल रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है वो यहाँ पर आप कुछ जो कर रहे हैं वो उसका एक बेनिफिट डायरेक्टली जो है वो लोगों के ऊपर जा रहा है, और सक्सेस नजर आ रही है। चूंकि अगर आप ओवरऑल देखें पिछले 20 साल का जीडीपी की जर्नी है, तो उसमें एक वक्त में 2005 में या 2008-9 में आप देखें तो तकरीबन 6% जो है ना वो कराची जो है लोड शेड फ्री था। अब जो है वो तकरीबन 70% जो है वो कराची लोड शेड फ्री है। तो आप देखें, वो लोग जो पहले लोड शेड देखते थे, उनके घरों में बिजली का तात्तुल जो है वो अनइंटरप्टेड नहीं था। तो अब 70% ऑफ दी कस्टमर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फ्री, लोड शेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपना कर रहे हैं, उनके इलाकों में मिल रही है उनको बिजली। इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ से जनरेट होती है, वहाँ पर भी अगर आप देखें, इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली लोड शेड फ्री। और तो बेसिकली, और फिर कस्टमर सर्विस में हमने बहुत काम किया है, हमने डिजिटलाइजेशन पे बहुत काम किया है। अब आपके मोबाइल पे कई लाइव है, अगर आपने जो है वो कोई कंप्लेन है तो वो आप डिजिटली यू कैन लॉग इन, यू कैन सी। और वो सो बहुत सारी चीज़ों में एक एक अपनी एक जो है ना वो सक्सेस नज़र आती है, और आपको एक फील, यू यू फील गुड कि यार जो हम काम कर रहे हैं उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एक सोशल इम्पैक्ट है, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है एंड कंज्यूमर पे, लोगों के ऊपर। तो एक पब्लिक सर्विस रोल है, एक सोशल एंगल है। तो दैट इज बेसिकली स्टॉपिंग मी हियर। थोड़ा सा दूसरा मुझे ये बताएं कि why there is like
आई नॉट से लाइक एन इशू, बट लाइक हम लोग देखते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं या सर्दियों की लोड शेडिंग आती है, तो के इलेक्ट्रिक या जनरली पाकिस्तान में बिजली का जो है वो एक डिस्कशन शुरू हो जाता है, महंगी है, सस्ती है, फिर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फिर लाइक प्राइवेटाइज करना है, नहीं, मतलब ये एक ऐसी डिबेट है, चार पांच चीजें विच वी सी कि ये ओवर द लास्ट, आई नॉट से लाइक फ्यू डेकेड्स, बट एटलीस्ट पिछले 10 12 15 साल में तो हर मतलब एक ही चीज है, बेशक वो इवन गैस का इशू हो। So what really is the problem, like especially when you zoom out, because आपने तो काफी अरसा एक ही जगह पे गुजारा है, और आपने सारे गवर्नमेंट के साथ भी आप लोग क्लोजली काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ भी। सो थोड़ा सा अगर इसको आप समराइज करें कि वेयर इज द इशू। तो तला समर इज ऑलवेज चैलेंज बिकॉज जाहिर सी बात है, जब गर्मी बढ़ती है एक तो टॉलरेंस लेवल आपका लोगों का कम होता है। फिर ऑब्वियसली समर में हीट वेव और जब चीज़ें जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो ह्यूमिडिटी है वो ऑब्वियसली आपको फील होती है और उसमें जो टॉलरेंस लेवल है वो काफ़ी कम होता है। और कराची एक एक डिफरेंट शहर है। इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, एक तो एक पहली बात। और ऑब्वियसली आपने अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखी हो और आपने डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स देखे हो, तो ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ द कराची इज अनप्लैन्ड। कच्ची आबादीज हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें पता है कि दैट दैट इज नॉट अप टू द मार्क। एंड देन फिर ऑब्वियसली प्रोपेंसिटी टू पे भी लोगों की, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो जैसे जो कच्ची आबादीज हैं तो ये स्लम्स हैं। और ऑलमोस्ट 900 प्लस स्लम्स हैं कराची में, विच इज द हाईएस्ट नंबर। अगर आप किसी भी शहर को कंपेयर करें, आई डोंट थिंक कि इतना हाई नंबर स्लम्स का जो है किसी और शहर में होगा। सो विद दिस ऑब्वियसली जब इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हों, जब लोकल इश्यूज हों, तो लोगों का टॉलरेंस लेवल भी एक डिफरेंट होता है। और फिर सो उस जगह पे फिर आपको पता है कि कुंडा इन्फेस्टेड एरियाज भी हैं और वहाँ पर जो है वो लोगों की अपनी प्रोपेंसिटी टू पे, अफोर्डेबिलिटी भी एक चैलेंज होता है। तो लोग वहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाते, करना भी चाहते हो शायद, तो शायद उनके लिए वो मुमकिन ना हो। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी इज अ कमोडिटी, हम वी कैन नॉट गिव इट फॉर फ्री। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब भी समर आता है तो जाहिर सी बात है, जब हम हमारी एक नॉर्मली विंटर में भी हमारी जो है वो डिस्कनेक्शन ड्राइव्स चल रही होती हैं, रिकवरी ड्राइव्स चल रही होती हैं। लेकिन चूंकि समर है, टॉलरेंस लेवल कम है, तो नॉइज लेवल जरा ज़्यादा होता है और फिर वो मीडिया पे भी रिफ्लेक्ट करता है। फिर डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो उसको यूज करती हैं। फिर सो इट इज बेसिकली हैपेंस इन समर, और ये एक डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम होता है। ऑब्वियसली चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं ईयर ऑन ईयर। हमने बहुत चीज़ों को, अगर जैसे आप मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की बात करूं, सो वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 36% टू ऑलमोस्ट 16%। तो देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। रिकवरी में भी हम एक वक्त में 80% पे होते थे, अब अलहमदिल्ला ओवरऑल अगर आप देखें तो 92, हमने 95 भी टच किया है। लेकिन ऑब्वियसली टैरिफ बढ़ा तो वो उसका उसकी वजह से थोड़ा डिप आया। लेकिन द पॉइंट हियर इज दैट विद दीज थिंग्स आपको डिस्कनेक्शंस करने हैं, जो पेमेंट नहीं करता, जो हाँ लोड शेड भी इसी वजह से उस सेगमेंट में जहाँ हाई लॉस है, जहाँ वेरी हाई लॉस है, वहाँ पर हम करते हैं। तो उसका नॉइज लेवल डेफिनेटली समर में ज़्यादा होता है और वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हर साल इसी वजह से इस टाइम में जो है वो ज़्यादा इस पे बात होती है। एक और चीज हमें देखने में आती है कि जो अगेन मैसेज वाली साइड पर अगर हम देखें, वैसे तो आप बलूचिस्तान की बात अगर करें या स्पेशली केपी वाली साइड पे, तो वहाँ तो बहुत ज्यादा एक इलीगल भी वो चल रहा है, लोग बिल्स ही नहीं दे रहे, इवन बिजली नहीं यूज कर रहे, कुंडे यूज हो रहे हैं, और इस तरह की जो अगर एक आम बंदा उसको देखता है और फिर आखिर में उसको यही होता है कि यार मतलब ये सारा बोझ जो है वो मेरे ऊपर आ रहा है। इवन इन कराची वी हैव सीन कि बहुत ज्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिजली का वो है तो सही, बट वो जो छोटे छोटे हमारे देसी हैक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो उसको आप किस तरह देखते हैं, अगेन इन रेफरेंस टू कि ज़रा बिजली के बिल ज्यादा हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, अगर एक उस तरह का सिस्टम चले कि जिसमें हर बंदा जो है वो प्रॉपर लीगलाइज तरीके के साथ बिजली यूज कर रहा है, तो डू यू थिंक कि ये भी एक कोई बुनियादी वजह है महंगाई की? अच्छा देखिए, एक तो पहली बात मैं ये बताऊं कि जो ये एक मिथ है कि यार चोरी हो रही है तो उसकी वजह से जो है ना दूसरों का बिल दूसरों के ऊपर डाला जाता है। दिस इज नॉट करेक्ट।
पहली बात, जो भी मीटर रीडिंग्स होती हैं उस मीटर रीडिंग्स के बेसिस पे जो है वो बिल होता है। सो ये नहीं होता कि जी सबका लॉस एक्यूमुलेट किया और उसके जो यूनिट्स बचे और तो वो सब पे एलोकेट हो गए, ऐसी कोई बात नहीं होती। यस, देयर इज बेंचमार्क जो कि नेपरा अपने टैरिफ में सेट करता है, जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जैसे मैंने बताया। वो ऑब्वियसली कई ने उस पर इम्प्रूव किया है। नेपरा हर साल, पिछले अगर आप 2005 से देखें प्राइवेटाइजेशन से, तो जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 34 35 36%, उससे जब 16% आए तो ये नेपरा ने हर साल आपको एक इम्प्रूवमेंट कर्व दिया और उस इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे टैरिफ जो है वो सेट हुआ है। और उससे बेहतरी आई है, यानी टैरिफ कम हुआ है। अगर ये टैरिफ में ये रिफ्लेक्शन नहीं होती तो आज टैरिफ और भी ज्यादा होता। लेकिन ये बात कि ये कस्टमर को चार्ज हो रहा है, ये बात गलत है, नंबर वन। नंबर टू, कस्टमर टैरिफ इज यूनिफॉर्म अक्रॉस पाकिस्तान। सो ऐसा नहीं है कि कराची में कोई और टैरिफ है, पंजाब में, लाहौर में कोई और टैरिफ है। इट इज अक्रॉस द पाकिस्तान, इट इज सेम, इट इज यूनिफॉर्म। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑब्वियसली बिकॉज हर एरिया का, कराची का भी, ये के इलेक्ट्रिक का या हेस्को का या सेप्को का या लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। और उसकी बेसिस पे नेपरा जो है वो टोटल टैरिफ डिटरमिन करता है, टेकिंग इनटू अकाउंट दीज थिंग्स। अगर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए लेट्स से अगर 2024 में 13.9 का डिस्ट्रीब्यूशन लॉस सेट किया है, तो अब के 16% करे या 15% करे, ये जो है वो टैरिफ 13.9 पे ही बनेगा। और अगर कई ने बुरा परफॉर्म किया तो उसकी कॉस्ट जो है वो कस्टमर में पास ऑन नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो हमें उस बेंचमार्क के अंदर ही रहना है। और ईयर ऑन ईयर नेपरा ने जो टैरिफ दिया है उसमें इम्प्रूवमेंट कब है, जैसे मैं बता रहा हूँ 2005 या 2009 से आप लें तो आज एक्चुअल हमारा 16% है। नेपरा ने जो है वो 13.9 प्लस 0.75 ट्रांसमिशन का, तो आप टोटल ऐड कर लें तो 14.5 पे बनता है। तो ये नेपरा ने हमें जो है वो अलाउ किया है। और टैरिफ भी 40, और ईयर ऑन अगर आप 25 में जाएंगे तो उससे और इम्प्रूवमेंट है, फिर 26 में जाएंगे तो इस तरह से नेपरा ने एक इम्प्रूवमेंट कर्व दिया है जो कि हमें फॉलो करना है। और उसकी बेसिस पे ही टैरिफ होगा। हमारी अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो उसको कस्टमर को पास ऑन नहीं किया जाएगा। लेकिन उस वो वाले फिर लॉसेस आप लोग कैसे उसको कवर कर रहे हैं? जी, सो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इट इज अनलाइक एक्स वार्डर डिस्कोज या गवर्नमेंट ओन डिस्कोज, जहां पर चूंकि हम प्राइवेट यूटिलिटी हैं, तो अगर हमारा कोई ऑपरेशनल या लॉस आता है, अगर मैं जैसे 2023 में हमारा 30 बिलियन का लॉस हमने रिपोर्ट किया है पब्लिश एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स में, तो वो इन्हीं वजह से, अगर कहीं पर कोई टैरिफ की एनोमली थी, हमें कॉस्ट पास थ्रू नहीं की नेपरा ने, तो वो कॉस्ट जो पास थ्रू नहीं हुई उसका लॉस हमने बेयर किया, लेकिन हम वी हैव नॉट पास्ड इट ऑन टू द कस्टमर। सो क्योंकि हम प्राइवेट यूटिलिटी हैं तो वो सारा लॉस जो है वो केई की किटी में आएगा, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ सर्कुलर डेट। वेयर इन एक्स ऑर्डर डिस्कोज या गवर्नमेंट ऑन डिस्कोज में अगर लॉस है तो वो गवर्नमेंट किटी में जा रहा है, वो गवर्नमेंट किटी में जाएगा और फिर वो सर्कुलर डेट का पार्ट बनेगा। और फिर सर्कुलर डेट का पार्ट ऑब्वियसली जो है वो, जिस तरह से पावर होल्डिंग्स लिमिटेड है उसमें ये सर्कुलर डेट का कुछ पोर्शन पार्कड है और उस पर गवर्नमेंट ने फाइनेंसिंग लिए। और इसीलिए आप देखते हैं कि बिल में जो पीएचएल सरचार्ज आ रहा है वो बेसिकली वही फाइनेंशियल चार्ज है जो कि सर्कुलर डेट के ऊपर गवर्नमेंट ने फाइनेंसिंग लिए, उसका फाइनेंशियल चार्ज कस्टमर को चार्ज किया जा रहा है इन द बिल्स। थोड़ा सा बताएं कि अभी एक और जैसे न्यूज़ मेरे सामने से गुजरी मल्टी ईयर टैरिफ की, ये क्या चीज़ है? और ये अगेन कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा कि काफ़ी जो है वो गेम चेंजिंग टाइप की ये चीज़ जो है वो हो सकती है। और रिसेंटली ये पूरा फ्रेमवर्क भी जो है वो अप्रूव हुआ है। तो इसके बारे में अगर अगेन बड़ी सादा आप लैंग्वेज में बताएं कि एक आम बंदे का इससे एक तो क्या ताल्लुक है और ये क्या पूरी की पूरी जो है चीज़ है। जी, जैसे एज अ नेम सेज मल्टी ईयर टैरिफ। सो मल्टी ईयर टैरिफ का मतलब ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क है टैरिफ का, जिसके अंदर नेपरा ने हमें 7 साल दिए हैं। उस 7 साल के अंदर ये उसका कंट्रोल पीरियड है और वो 7 साल का टैरिफ है जिसमें के इलेक्ट्रिक ने इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, अपने परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स को भी जो है वो मीट करना है ईयर ऑन ईयर। और इसी टैरिफ के अंदर नेपरा ने वो कॉस्ट जो कि प्रूडेंट कॉस्ट है वो अलाउ की हैं। और उसके अंदर
जो है वो आपको एक सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी मिलती है, बिकॉज जब आप ऑब्वियसली टैरिफ के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत सारी, चाहे वो जनरेशन हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको उन सारे एरियाज में अपने सिस्टम को अपग्रेडेड रखना है, अप टू डेट रखना है, कैपेसिटी इनहेंस करनी है, चूंकि ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। एंड ऑफ लाइफ जिन एसेट्स की है उसको रिप्लेस करना है। सो ये सारा जो मैकेनिज्म है उसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, और वो है मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क। उस टैरिफ फ्रेमवर्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी आपको रिटर्न नेपरा ने देना है, ऑब्वियसली फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो प्रूडेंट कॉस्ट आपको अलाउ करनी है नेपरा ने। So yeah, basically that is what the multi-year tariff, and because we are the private vertically integrated utility having generation, transmission, distribution network, and then supply all in one umbrella. So ये चारों का टैरिफ इज बेसिकली अ मल्टी ईयर टैरिफ, और ये विजिबिलिटी देता है, क्लैरिटी देता है, आपको लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी देता है, ताकि आप जब लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए जाएं, दीज आर लार्ज प्रोजेक्ट्स, तो आपको फॉरेन लैंडर्स के पास भी जाना होता है, आपको लोकल लैंडर्स के पास, एंड दे सी दैट वेदर देर इज इनफ कैश फ्लो टू सर्विस द डेट, सस्टेनेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, कि जी ये फंड हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। सो बेसिकली दैट ऑल कवर्स अंडर द एनवाईटी। लेकिन इसमें एमवाईटी का जो आम बंदे से आपको क्या ताल्लुक लगता है कि जो अभी बिल्स आ रहे हैं जो अगले आने वाले सालों में होंगे, डू यू थिंक कि उस पे भी किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट है इसका? देखिए, इसमें एफिशिएंसी भी एक पार्ट है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का एक इम्प्रूवमेंट कर्व है। सो आपको इम्प्रूव करना है हर साल आपके लॉसेस को, और मजीद बेहतर से बेहतर करना है। तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि उससे कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी। ऑब्वियसली जैसे ही रिड्यूस होगी, एफिशिएंसी आएगी, तो उससे जो है आपको कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा, ओवरऑल डिटरमिन टैरिफ जो है वो रिड्यूस होगा। रिकवरी का भी इसी तरह से इम्प्रूवमेंट का उसमें दिया हुआ है नेपरा ने। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसमें एक वो सैफी और सैडी एक बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है पावर सेक्टर में, कि जी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्शन और ड्यूरेशन ऑफ इंटरप्शन, यानी कितनी दफा बिजली जा रही है कस्टमर की और कितनी देर के लिए जा रही है कस्टमर की, वो भी एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क है। नेपरा ये देखता है कि जी आपकी जो आउटेज है या फॉल्ट रिपेयर है वो कितनी क्विकली हो रहा है, कितनी जल्दी आप जो है वो सिस्टम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो उसके अंदर नेपरा सेट करता है, और उसकी इम्प्रूवमेंट कर्व्स और इम्प्रूवमेंट जो है वो डिटरमिन होती है, और उसकी बेसिस पे ये जो है तो बेसिकली देयर हैज टू बी एन एफिशिएंसी, जो कि रेगुलेटर देखता है कि यहाँ पर जो टैरिफ है उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो वो उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी होनी चाहिए, और उसकी उससे जो एफिशिएंसी ड्राइव होगी उससे कस्टमर्स को, गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को फायदा भी होना चाहिए। बट लेकिन इसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि एमवाईटी के अंदर जो है वो केई को थोड़ा सा जरा स्पेशल किस्म का जो है वो ट्रीटमेंट भी मिला है। उसको उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तला देखें, आई डोंट थिंक ये, खैर इट्स अ मिथ एंड इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट केई को मिला हो। केई का जो टैरिफ है उसमें नेपरा ने उसको बहुत डेलिब्रेट किया है, और आपको मैं बताता चलूं कि केई ने ये टैरिफ जो है वो सबमिट किया था दिसंबर 2022 में। चूंकि जून 2023 में हमारा कंट्रोल पीरियड प्रीवियस टैरिफ का जो एक्सपायर हो रहा था, तो हमने उससे पहले ही 6 महीने पहले ही जो है ये प्रिपरेशन करके और टैरिफ फाइल किया। ऑब्वियसली नेपरा ने उसके बाद इस डेलिब्रेशन स्टार्ट की, पब्लिक हियरिंग्स भी होती हैं, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिस्कशंस। तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर, आप देखें वी आर इन जून नाउ 2025, सो तकरीबन 2.5 साल लगे हैं ये टैरिफ को फाइनलाइज होते हुए। इसमें जनरेशन टैरिफ पहले एक आ चुका था अक्टूबर में, लेकिन कंप्लीट ये अभी जो टैरिफ मई में आया है, तो तकरीबन 2.5 साल उसमें देयर हैज बीन लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, डिस्कशन, एंड इसको कंपेयर किया गया। जैसे जनरेशन टैरिफ है तो आईपीपीज में क्या टैरिफ नेपरा ने दिया है दूसरे लोगों को, ट्रांसमिशन में क्या टैरिफ है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या टैरिफ है, और उसके बाद जो है ये टैरिफ फाइनली जो है डिटरमिन हुआ है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप रिटर्न की बात करें, रिटर्न जो गवर्नमेंट ने यूरो बॉन्ड्स अगर आप देखें जो मार्केट में फ्लोट है, उसकी जो यील्ड है इस वक्त 10 से 11% है, डॉलराइज रिटर्न, विच इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न। तो अगर आप
मार्केट में इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको इक्विटी प्रीमियम जो है वो एडिशनल मिलता है। और जब भी आप किसी भी कंट्री में या इक्विटी में साइड पे इन्वेस्ट करें तो एक रिस्क प्रीमियम होता है। तो अगर आप रिस्क प्रीमियम है, लेट्स से मैं ऐड करता हूँ 6 से 7% अगर रिस्क प्रीमियम ऐड करूँ, तो अगर 11 से 6 to 7%, तो 17-18% का जो है वो डॉलराइज रिटर्न फॉरेन इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। इन आवर केस वी हैव फॉरेन शेयर होल्डर्स, Saudis and Kuwaitis and Emiratis. These are the investors in our company जो 66.4% ओन करते हैं कैश पावर। सो अगर आप देखें कोई भी फॉरेन शेयर होल्डर है, उसको अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अराउंड दिस 17 to 18% डॉलराइज रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करेगा। इन आवर केस अगर आप देखें जो है वो ट्रांसमिशन में नेपरा ने हमें डॉलराइज 12% रिटर्न दिया है। अगर आप चाइना स्ट्रेट ग्रिड एक ट्रांसमिशन कंपनी है जो कि लाहौर मटियारी की ट्रांसमिशन लाइन है, अगर आप उसको देखें तो उसका जो रिटर्न है वो 15% डॉलराइज रिटर्न है। सो अगर आप कंपेयर भी करें तो यू विल नो कि नो देर इज नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। एंड जो भी कॉस्ट राइट कॉस्ट है वो नेपरा ने अलाउ की है। और ये देखते हुए कि देखें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल सेट द राइट टोन फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। बिकॉज आपने डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज करना है, गवर्नमेंट के एजेंडा में है कि डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन होनी है। और अगर वहां पर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आनी है तो ऑब्वियसली दिस विल सेट द टोन, बिकॉज by looking at KE tariff, foreign investor will see कि यार what is happening, what NEPRA is allowing. So I think this is a very important tariff for setting the right tone for our privatization and going forward इस मुल्क में अगर foreign investment आनी है तो उसका जो climate है वो I think ये determine करेगा कि how we want to take it in power sector, and this is very important. हम जब फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम बात करें अगेन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन या जनरली मुल्क की सिक्योरिटी उस वजह से ज़ाहिर है वो तो एक है कि कोई भी आ नहीं रहा और ये सारे जो ये तो एक डिस्कशन है जो हम न्यूज़ में वैसे ही सुनते रहते हैं। बट अभी ये जो 7 सालों का आप लोगों का पूरा आप कह लें जो एक ये फ्लो बना है उसमें इन्वेस्टर्स को आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होगा और इसकी वजह से जो और इन्वेस्टर्स जिन्होंने बाद में आना है बेशक उन्होंने केई में आना है या जनरली और सेक्टर्स में भी डू यू थिंक इस पूरी चीज की वजह से उसमें भी कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? जी तला, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में, और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो आई बिलीव दैट by looking at this multi-year tariff, there are so many positives on from that investment climate perspective and investors confidence perspective. So बहुत important है क्योंकि see, right cost has to be allowed, right return has to be allowed. So अगर आप देखें और लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी, अगर हमारी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी के साथ हो और वो एक उसमें तसलसल हो और क्लैरिटी हो, तो डेफिनेटली जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर जरूर आएगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि प्रॉब्ली वाज मिसिंग। आई थिंक नेपरा ने इन चीज़ों को देखते हुए कि आगे पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स होने हैं, प्राइवेटाइजेशन होनी है, वो उसी वक्त होंगी जब आप प्रॉपर राइट कॉस्ट जो है वो अलाउ करेंगे, अपना टैरिफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव रखेंगे और रीजनेबल रिटर्न देंगे to investors, which is basically acceptable to foreign investor, and that is what has been done. और अगर हम लोग सब्सिडीज की बात करें अगेन ये भी एक ऐसी डिस्कशन है जो पिछले दिहाइयों से ही जाहिर है चल रही है बट अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले केई के हवाले से भी काफी एक न्यूज में हम लोग देखते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो केई को दे रही है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ एहतजाज और वो किया तो इसको कैसे लाइक अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकें? अच्छा, अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट केई को सब्सिडी मिल रही है। केई को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, वी आर नॉट गेटिंग एनी सब्सिडी। ये जो अमाउंट है जिसको सब्सिडी का नाम दिया था, ये है टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम। टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम ये है कि नेपरा एक टैरिफ डिटरमिन करता है जो कि टोटल टैरिफ है जो कि कॉस्ट ऑफ सर्विस को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ये जो टैरिफ है मल्टी ईयर टैरिफ, इसमें जो टोटल टैरिफ नेपरा ने डिटरमिन किया है जनरेशन को, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सप्लाई को जब हम ऐड करें तो दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस विच नेपरा हैज डिटरमिन्ड।
उसके बाद एक यूनिफॉर्म टैरिफ है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पूरे पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा, अक्रॉस पाकिस्तान टैरिफ इज यूनिफॉर्म फॉर कस्टमर। तो अगर लेट्स से नेपरा ने जैसे 40 रुपए का टैरिफ डिटरमिन किया है इस वक्त, और ये मूविंग नंबर है, जैसे फ्यूल कॉस्ट कम होगी, जनरेशन कॉस्ट कम होगी तो ये नीचे जाएगा। और इसमें फ्यूल मिक्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच आई कम लेटर। उसकी बेसिस पे जो है वो 40 रुपए डिटरमिन हुआ है, और 34 रुपीज का जो कस्टमर का एवरेज टैरिफ है, तो तकरीबन आप समझिए 6 रुपए की टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम है। ये जो 6 रुपए है ये हमें एज ए सब्सिडी नहीं मिल रहा, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विस है, जिसमें नेपरा ने ये सारी चीजें डिटरमिन की है कि मेरा ओएनएम क्या है, मेरा जो है वो रिटर्न क्या होना चाहिए, मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीजों को देखते हुए ये डिटरमिन हुआ है। ऑब्वियसली अदर डिस्कोज में ये डिफरेंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया हैस्को, सेपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ सर्विस डिफरेंट होगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना, ये 40 रुपए जो कि टैरिफ नेपरा ने डिटरमिन किया है, इसमें जो तकरीबन आप ये समझें कि इसमें दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एनर्जी कॉस्ट है और कैपेसिटी कॉस्ट है। एनर्जी कॉस्ट इज अराइजिंग फ्रॉम द फ्यूल जनरेशन, फ्यूल कंजम्पशन। तो जो उसमें जो 19 रुपीज का कंपोनेंट है वो है जो कि एनर्जी पेमेंट है, एनर्जी परचेज प्राइस है। और वो हमारे केस में ये भी एक बात बहुत होती है कि जी कहीं की कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो एक्सपेंसिव है, या कहीं जो है वो मुल्क के दूसरे शहर के मुकाबले में ज़्यादा महंगी बिजली जो है वो बनाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक तो पहली बात कि हम जब हमने ये इन्वेस्टमेंट की थी, जब नई जनरेशन 2005 2009 2010 में लगाई थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने हमें ये गारंटी किया था कि जो गैस होगी, और वो ईसीसी की एलोकेशन में अप्रूवल भी है कि जी 276 MMCFD गैस, इंडिजिनस गैस आपको प्रोवाइड की जाएगी फॉर जनरेशन ऑन दीज पावर प्लांट्स। तो जो 2018 में शिफ्ट हो गया उसमें से 130 MMCFD टू RLNG, विच वाज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंसिव देन इंडिजिनस गैस। और उसी की वजह से ये कॉस्ट ऑफ जनरेशन इनहेंस हुई, इंक्रीज हुई सिग्निफिकेंटली। सो इट इज नॉट अबाउट केस अंडर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इशू, दिस इज अबाउट द फ्यूल कॉस्ट। और आज भी अगर मुझे इंडिजिनियस गैस मिल जाए और मैं अपने प्लांट्स को टोटल इंडिजिनियस गैस ऑपरेट करूं, तो मेरी कॉस्ट ये 19 रुपए की जो है कॉस्ट, ये 12 रुपए की हो जाती है, यानी 7 रुपए रिड्यूस हो जाएंगे मेरी इंडिजिनियस गैस की वजह से। सो अगर 40 में से ये 7 रुपए निकाल दूं तो ये दिस विल बिकम 33 रुपीज। सो सब्सिडी इज गॉन। सो 34 अगर एवरेज कंज्यूमर टैरिफ है और 33 मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विस हो गई, तो फिर तो सब्सिडी बिकम जीरो। सो ये बड़ी क्लियरली ये मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज नॉट के जी कई को कोई अंडर परफॉर्मेंस पे या कोई इनएफिशिएंसी पे कोई सब्सिडी मिल रही है, नो इट इज नॉट। एंड कई का अगर कहीं इनएफिशिएंसी अगर और अंडर परफॉर्मेंस होगी, तो वो कस्टमर को पास ऑन नहीं होगी, ना वो सर्कुलर डेट का पार्ट बनेगी, वो शेयर होल्डर्स जो है वो बेयर करेंगे, बिकॉज वी आर प्राइवेट यूटिलिटी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको ये जनरेशन कॉस्ट से के हवाले से एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी बताया कि कराची की जो जनरेशन है उसमें या तो आपके पास इंडिजिनस गैस है, या RLNG है, या फर्नेस ऑयल है। यू डोंट हैव हाइडल, यू डोंट हैव न्यूक्लियर इन आवर फ्लीट, सही। जो नेशनल ग्रिड है उस पूल में ऑब्वियसली, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट बिग प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट अंडर सॉवरेन गारंटी वो प्रोजेक्ट्स करती है, न्यूक्लियर जो है वो के इलेक्ट्रिक नहीं कर सकता, हाइडल भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट करती है। तो अगर आप नेशनल पूल में ये दो एलिमेंट्स को अगर निकाल दें टू कंपेयर इट के जनरेशन कॉस्ट के इलेक्ट्रिक की जनरेशन कॉस्ट कंपेरेबल है या नहीं है, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ, फैक्ट्स दे देता हूँ, ताकि आप यू कैन कंपेयर कि क्या व्हाट इज द कंपैरिजन। अगर मैं हाइडल और न्यूक्लियर को नेशनल पूल से निकाल दूं, देयर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 38 रुपीज, अराउंड 38 रुपीज पर यूनिट उनकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एनर्जी कॉस्ट और कैपेसिटी कॉस्ट को आप अगर ले लें तो टोटल, और यही मैं अगर के इलेक्ट्रिक की जो है वो जनरेशन कॉस्ट देखूं, तो दैट इज 34 रुपीज, अराउंड 34। तो केईस कॉस्ट इज चीप, जनरेशन कॉस्ट इज चीपर
Because if we take those two out, so apple to apple comparison अगर हम करें, so KE's generation cost is cheaper. Again, this is very important statistics के वही जहां पर बात होती है कि सब्सिडी मिल रही है के इलेक्ट्रिक को, तो सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को इस वजह से नहीं मिल रही कि जो है वो KE इनएफिशिएंट है। और थोड़ा सा लॉसेस के बारे में अगर आप बताएं कि बिकॉज एक और भी हमें चीज देखने में और कुछ जगहों पर सुनने पे आई कि केई को अलाउ हुआ है कि जो लॉसेस की रिकवरी है तो वो किस तरह, मतलब अगर वो चीज आपको एक स्पेशल वो एक मिला है तो वो रिकवर करने के लिए भी तो जाहिर है या तो ये कि वो अपने ऊपर वो बेयर होगा या ये कि आप जो है वो पब्लिक से उस टैरिफ्स के अंदर वो वाली चीज ऐड होगी टू रिकवर दैट लॉसेस। जी तला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक मीडिया में ये काफी बात भी हो रही है इसके ऊपर कि जी रिकवरी अलाउंस के इलेक्ट्रिक को जो दिया गया है वो ये सही है या नहीं। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना हो कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड दिस इज वेरी मच कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बिकॉज एज आई सेड कराची इज अ वेरी डिफरेंट सिटी। 900 से ज्यादा स्लम्स हैं, ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ द कराची is unplanned, कच्ची आबादीज, और so the dynamics of the city are totally different। और obviously यहाँ पर लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी, प्रोपेंसिटी टू पे, ये एक इशू है। और इवन आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करें, आपका कहीं ना कहीं छोटा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी यू विल हैव सम डिफॉल्ट एंड नॉन रिकवरी। सो अगर आप यूटिलिटी बिजनेस में इन कराची जो है वो ये बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो है वो नॉन रिकवरी का एक एलिमेंट जरूर होगा और है, जो कि हमने नेपरा को बताया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लैट हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। जैसे मैंने बताया कि 2005 में और 2008-9 में ये वाज एज लो एज 82-83%, राइट। एंड सिंस देन नॉट ओनली ऑन रिकवरी साइड, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हम उसको कहते हैं एग्रीगेट, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। तो एग्रीगेट एंड टेक्निकल कमर्शियल लॉस इज द राइट बैरोमीटर टू जज द परफॉर्मेंस। और वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है उसके अंदर, ऑलमोस्ट 20% हमने इंप्रूव किया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। आप बाकी तमाम डिस्कोस की ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 20 साल में देख लें और केई की परफॉर्मेंस देख लें, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है जो पिछले 20 सालों में। सो ये शो करता है कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है, जो एफर्ट्स की गई हैं, वो रिजल्ट्स दे रही हैं। और इसी चीज को नेपरा ने देखते हुए हमें आगे भी एक इम्प्रूवमेंट कर्व दिया है। इट इज नॉट कि जी जो है अगर कोई एफर्ट नहीं होगी तो जो है वो केई को जो है वो टैरिफ में ये पास हो जाएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो नेपरा ने इस चीज को कंसिडर किया है कि ओवर द इयर्स केई हैज इम्प्रूव्ड एंड केई हैज इम्प्रूव ऑन द रिकवरी, और गोइंग फॉरवर्ड भी ये इम्प्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर आएगी। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज जो डिस्कोज हैं जहाँ पर रिकवरी लॉस इज एज लो एज 60 or 70%, वहां पे भी कोई मैकेनिज्म आपको देना पड़ेगा। यू कांट हैव टैरिफ ऑन 100% रिकवरी। अगर आप 100% रिकवरी पे टैरिफ बिल्ड करेंगे, सो क्या होगा, आपका जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो रिकवर नहीं होगी, पास थ्रू नहीं होगी, सो आप सस्टेनेबल नहीं होंगे। एंड व्हेन यू विल नॉट बी सस्टेनेबल, ऑब्वियसली लॉसेस होंगे। यू विल नॉट इन्वेस्ट इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंचुअली इट विल नॉट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, बिकॉज द कस्टमर सर्विसेज जो है वो आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू गिव देम राइट सर्विसेज और अनइंटरप्टेड पावर, एंड देन देयर विल बी इश्यूज। ब्लेंडर के पास जब आप जाएंगे इन्वेस्टमेंट प्लान लेके, ऑब्वियसली वो भी ये देखेगा कि यार आपके जो कैश फ्लोज हैं वो सस्टेनेबल हैं या नहीं है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि जिस पे डेलिब्रेशन, अगेन टैरिफ में ये बहुत डिस्कशन हुई है और हर तरीके से उसको देखा गया है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाई इट शुड बी गिवन एंड व्हाट शुड बी गिवन आल्सो। सो आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन इट हैज बीन अलाउड बाय नेपरा। थोड़ा सा बताएं कि जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब अजीबोगरीब किस्म के टैक्सेस ऐड हो जा रहे हैं। अगर आप आज से 5 साल 10 साल पुराने का मेरे ख्याल से बिल उठाएं, उसमें जो टैक्स हैं और लाइक कंपेयर टू राइट नाउ, like what is the reason, like who is responsible, like is it the company, is it the government, like बुनियादी इसकी क्या वजह है? तो देखें, टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लेवी करती है, और जितने भी टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स है या इनकम टैक्स है या जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं उन पे फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, दीज आर ऑल लेवीड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कई
क्या कोई इसमें से नहीं है कि जी केई जो है वो कहेगी तो हम ये टैक्सेस लगेंगे, नहीं कहेगी तो। सो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द एफबीआर एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, whatever taxes they levy, and it whenever they decide to collect it through electricity bills, we are just collected. So we are one mode through which these taxes are collected. Uh, Unfortunately, obviously, it becomes difficult for us also, क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे हमारे लिए, ऑब्वियसली कस्टमर के लिए वो बर्डन क्रिएट होता है, और हमें उसमें रिकवरी में भी मुश्किल होती है। और कस्टमर ये समझता है कि शायद जो है वो ये केई का बिल है, और केई ने इसमें बड़े कोई ज़्यादा टैक्सेस या बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सो डेफिनेटली उसमें तकरीबन अगर आप ऑन एन एवरेज लें तो 30 to 40% आर लेवीज एंड अदर सरचार्जेस एंड टैक्सेस जो कि हमारे बिल में लगते हैं। और लास्टली बताएं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ केई, और स्पेशली ये जो अभी 7 years वाला सारा जो सीन है, लाइक जनरली डू यू थिंक दिस विल लाइक इम्पैक्ट द फ्यूचर एज वेल? सो इस मल्टी ईयर टैरिफ में भी, बिकॉज इट्स 7 year टैरिफ, सो उसके अंदर हमने इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन नेटवर्क में भी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी है। और इसलिए हमने जब ये इसके साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी जो है वो इंटीग्रेटेड है, तो उस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर नेपरा ने हमें इस वक्त 392 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किए इन नेक्स्ट 7 years। ऑब्वियसली उसमें कैपेसिटी इन्हांसमेंट भी है, ट्रांसमिशन साइड पे नए ग्रिड्स आएंगे, जो कि ऑब्वियसली ग्रोथ एक आज जैसे जैसे आएगी तो हमारे पास जो नए ग्रिड्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारी रिप्लेसमेंट है जो कि हमारी एंड ऑफ लाइफ जहाँ जहाँ एसेट्स हो रहे हैं जो तो उनको रिप्लेस करना है। फिर देयर आर लॉट ऑफ डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो कि हम लेके चल रहे हैं आगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इज पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज इंटीग्रेटेड इनटू द मल्टी ईयर टैरिफ। हमारा एक प्लान ऑब्वियसली ऑन द जनरेशन साइड भी है, जिसमें हम अपनी कॉस्ट ऑफ जनरेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसपे हम काम कर रहे हैं रिन्यूएबल्स पे। रिन्यूएबल्स में सोलर और विंड के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारा प्लान है टू ऐड ऑलमोस्ट 1,200 मेगावाट on the renewable side, and take our percentage to 30% of the total generation. So renewables will become 30% of our total generation. That is what our plan for 2030, जिसपे हम ऑलरेडी 640 मेगावाट की 640 मेगावाट की कॉम्पिटिटिव बिडिंग करा चुके हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज द फर्स्ट competitive successful bidding which we have done in Pakistan, and results were phenomenal. We got lowest bids in Pakistan history। एक 220 मेगावाट का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हाइब्रिड है सोलर एंड विंड का, उस पे ₹8.92 का टैरिफ आया है, which you can imagine is very low tariff। And inshallah when we'll be able to commission this and taking power from these projects, तो इंशाल्लाह उससे कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी नीचे जाएगी। और ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज दीज आर क्लीनर एंड ग्रीनर पावर प्रोजेक्ट्स। सो जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएस के एसडीजीज, उसमें भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और हमारी अपनी भी जो इन्वायरमेंट की स्टैटिस्टिक्स हैं, केपीआईज हैं, उसमें भी ये हेल्प करेगा। सो नॉट ओनली रिड्यूसिंग द जनरेशन कॉस्ट बट it's environment friendly also, so will help in taking the carbon emissions down as well, CO2 emissions down as well। और ये जो मल्टी ईयर टैरिफ को इन्वेस्टर्स भी ज़रा आई एम श्योर बड़ा क्लोजली देख रहे होंगे, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जी, इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक नेपरा हैज डन द राइट स्टेप। इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज जब यही टैरिफ को रिव्यू करके ये देखा जाएगा कि पावर सेक्टर में नेपरा कितना जो है वो ओपन है टू लिसन एंड टेक केयर ऑफ प्रूडेंट कॉस्ट एंड गिविंग द रीजनेबल रिटर्न्स। और इसके बेसिस पे आई एक्सपेक्ट इंशाल्लाह जो प्राइवेटाइजेशन का जो रोड मैप है विल बिकम ईजियर एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो, और इससे एक होप और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, होगा इंशाल्लाह, जिससे जो पावर सेक्टर में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो होनी है वो इससे इनकरेज होगी इंशाल्लाह।
भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आई होप नेक्स्ट टाइम हम बात करें तो थोड़े से लोगों का जो मसाइल हैं अराउंड बिजली के बिल थोड़े से कम हो। आई थिंक ऑब्वियसली इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, ये वो कोई एक इदारा या एक गवर्नमेंट तो वो नहीं करेगी, बट आई होप के थिंग्स गेट बेटर वेरी सून। Inshallah Tala, and very recently, I would definitely one good thing which happened in last 2 months कि प्राइम मिनिस्टर ने टैरिफ रिडक्शन अनाउंस किया और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है, और उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है हमें। और इंशाल्लाह विद द ग्रोथ वी ऑल वांट टू सी इन पाकिस्तान, और जिस तरह से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो जो नज़र आ रही है, इंशाल्लाह विद दिस आई एम वेरी श्योर दैट पावर टैरिफ विल फर्दर गो डाउन, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और लोगों को एक सस्ती बिजली जो है वो अवेलेबल होगी। ऑब्वियसली इंशाल्लाह विद द स्टेबिलिटी इट इज़ पॉसिबल, एंड आई रियली सी दैट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।